हेलो एवरीवन। रिसेंटली 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है बिल्किस बानो केस में। लास्ट ईयर गुजरात गवर्नमेंट ने जितने भी 11 कन्विक्ट थे बिल्किस बानो केस में उन सबको रिहा कर दिया था, उनकी पनिशमेंट को खत्म करके। इसी के अगेंस्ट बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट 8 जनवरी को एक जजमेंट देता है जिसमें वो कहते हैं जितने भी 11 कन्विक्ट थे जिनको फ्री किया गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, अब उन सबको दोबारा से जेल जाना होगा, क्योंकि जो ये रेमिशन हुआ है पनिशमेंट का, दिस इज अगेंस्ट द लॉ एंड प्रोसीजर जो फॉलो हुआ है इनको रेमिट करने में वो भी एकदम गलत है। एंड गुजरात गवर्नमेंट वॉज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू सेट देम फ्री, क्योंकि जो ट्रायल था वो महाराष्ट्र में चला था, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो भी महाराष्ट्र थी। अगर उनको पनिशमेंट रेमिट करानी थी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था। तो इसी में उस जजमेंट में 5 की क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया और उनके आंसर भी दिए। हम भी इनको देखेंगे वन बाय वन कि वो क्या क्वेश्चंस थे एंड उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। सो दिस इज द 2 जज बेंच जिन्होंने फैसला सुनाया 8 जन को एंड जस्टिस दिया है बिल्किस बानो को। सो दैट इज जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस उज्जवल भुयन। पहला क्वेश्चन आता है, वेदर द पिटिशन फाइल्ड बाय वन ऑफ द विक्टिम इन द केस इज मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो बिल्किस बानो ने पिटिशन फाइल की है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है। सो इसी पे सुप्रीम कोर्ट आंसर देते हैं कि आर्टिकल 32 इज इन दी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 3 किसके बारे में है, किसके साथ डील करता है? पार्ट 3 टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, हमारे प्राथमिक जो अधिकार है उनके बारे में बात करता है। द कोर्ट सेड दैट राइट टू फाइल अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। अगर कोई आर्टिकल 32 को इन्वोक करके कोई पिटिशन या याचिका दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सो वो भी एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट करता है अदर फंडामेंटल राइट्स को। एंड सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये तो आत्मा है संविधान की, क्योंकि अगर यही नहीं होगा सो हाउ अ पर्सन कैन कम टू द सुप्रीम कोर्ट। जब भी उनके जो है मुख्य प्राथमिक अधिकारों का हनन होगा तो कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के पास तक आएंगे। सो आर्टिकल 32 आपको ये राइट देता है कि अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच किया गया है, उस केस में यूजिंग आर्टिकल 32, इन्वोकिंग द आर्टिकल 32, यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। Bilkis had filed her petition under Article 32 to enforce her fundamental rights under Article 21 and Article 14. The court ruled that the object and purpose of Article 32 is the enforcement of other fundamental rights. जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये तो सोल है, इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये मदद करता है अगर कभी किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स का। सो आर्टिकल 32 अपने आप एक फंडामेंटल राइट है, इसका यूज करके यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और आपको जस्टिस मिलेगा। Then the bench further observed that Article 32 is also to enforce the goals enshrined in the preamble of the Constitution. So जितने भी इंपॉर्टेंट गोल्स प्रीएम्बल के अंदर लिखे गए हुए हैं, जैसे यू कैन सी दी वर्ड्स रिटन देयर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो ये तो मदद करता है आर्टिकल 32 की जो भी गोल्स हैं प्रीएम्बल में लिखे हैं हमने उनको फुलफिल करने में मदद करता है, क्योंकि यूजिंग आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली सीक जस्टिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आप आर्टिकल 32 को इन्वोक करके आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, यू कैन इन्वोक द जस्टिस। अगर आपकी लिबर्टी का हनन होता है यू कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट कि आपको जस्टिस दिया जाए, आपको आपकी लिबर्टी का जो हनन हुआ है उससे कैसे आपको सेट फ्री किया जाए, आपको इक्वलिटी देता है। सो आर्टिकल 32 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट की खुद की ऑब्जर्वेशन है, ठीक। सो पिटिशन फाइल्ड बाय बानो कुड नॉट बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एन अल्टरनेटिव रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर आर्टिकल 226 को यूज करके जब भी किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, दे कैन मूव टू हाई कोर्ट एंड यूजिंग आर्टिकल 32 दे कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सो अगर किसी के पास ऑल्टरनेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट अब एंटरटेन नहीं करेगा या वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट है, उन्होंने खुद से कहा है पिटिशन फाइल्ड बाय बानो कुड नॉट बी डिसमिस्ड on the ground of the availability of alternative remedy under Article 226 of the Constitution. Thus, the plea filed under Article 32 was clearly maintainable. So, जो भी याचिका जो दाखिल की है using Article 32 बिल्किस बानो ने, that is completely maintainable. It cannot be rejected. Then comes the second question, whether the PIL challenging the August 10, 2022 remission order was maintainable. सो जब इनकी रिहाई हुई अगस्त 10 को 2022 के लिए ऑर्डर आया गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी कन्विक्ट थे 11 उनको फ्री कर दिया जाए। सो इसी के अगेंस्ट इसको चैलेंज करते हुए बहुत सारी PILs दाखिल की गई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वेदर द PIL चैलेंज द रेमिशन ऑर्डर वाज मेंटेनेबल। सो क्या वो मेंटेनेबल है जो PIL बहुत सारे लोगों ने जो दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट इसमें आंसर करता है कि इट डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू आंसर द पॉइंट रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ PILs, कि इसके बारे में हम आंसर देना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो विक्टिम है बिल्किस बानो उन्होंने यूजिंग आर्टिकल 32 डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई है। सो विच इज कंप्लीटली मेंटेनेबल। जैसे लास्ट स्लाइड में हम डिस्कशन किया कि आर्टिकल 32 का यूज करके कोई आना चाहे बिल्कुल आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल आप आ सकते हो एंड वी हेल्ड दैट मेंटेनेबल। सो ये डिस्कशन ही नहीं बनता है, पॉइंट नहीं बनता कि हम इसके बारे में आंसर करें कि जो बाकी याचिकाएं जो आ रही है वो मेंटेनेबल है या नहीं है। मूविंग अहेड, वेदर द गुजरात गवर्नमेंट वाज कंपिटेंट टू पास द रेमिशन ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो गुजरात गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि भाई इनको रिहा कर दिया जाए, क्या वो मेंटेनेबल है
क्या वो ऑर्डर सही था, क्या वो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट थी इसमें रेमिट करने के लिए उनको, इस पे कोर्ट कहता है। कोर्ट बात करता है सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी, जो सेक्शन 432 डील करता है गवर्नमेंट की पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस, कि अगर किसी को जल्दी रिहा करना है, किसी की सेंटेंस को खत्म करना है, तो गवर्नमेंट को कुछ पावर दी जाती है। सो वो सेक्शन 432 के थ्रू मिली हुई है गवर्नमेंट को। So, while section 432(1) allows the appropriate government to suspend the execution of sentence or remit the punishment, so article 432(1) ये कहता है कि ये अलाउ करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टू सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी के लिए आप समझ लो कि 432(1) के तहत अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो चाहे तो किसी का सेंटेंस को खत्म कर सकती है इजीली। लेकिन जो सेक्शन 432 है वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन को रखता है। सेक्शन 432 क्या कहता है? व्हेनेवर एन एप्लीकेशन इज मेड to the appropriate government for the suspension or remission of sentence, it may require the presiding judge of the court, कि जब भी कोई इंसान कोई भी कन्विक्ट जिसको सजा हो रखी है, अगर वो एप्लीकेशन रखता है गवर्नमेंट के सामने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के सामने कि मेरे को रिहा कर दिया जाए या मेरे सेंटेंस को कम कर दिया जाए, उस केस में आपको प्रेसिडेंट जज ऑफ द कोर्ट जिसके सामने एक केस चला था या जिसने इस पर फैसला सुनाया था उसकी राय लेना अनिवार्य है। आपको उनकी राय लेनी अनिवार्य है, गवर्नमेंट को क्लियरली मेंशन करते हैं। Under section 432(7), the appropriate government is the state government within whose jurisdiction the offender is sentenced. अब सेक्शन 432(7) बात बताता है हमको कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती कौन सी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 432(7) इज दैट गवर्नमेंट जिसके जुडिक्शन में ऑफेंडर को सजा सुनाई गई थी। तो ये पूरा केस बिल्किस बानो केस गुजरात से ट्रांसफर करके महाराष्ट्र में भेज दिया गया था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर किसी को सेंटेंस रेमिट कराना भी था तो उसमें जो पावर थी रेमिट करने की गुजरात गवर्नमेंट के पास बिल्कुल नहीं थी। दैट इज विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया। The place of occurrence of incident or place of imprisonment of the convict in this case गुजरात are not relevant consideration. So जहाँ पे क्राइम हुआ था या जहाँ पे वो सजा काट रहे हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से वो गवर्नमेंट है जहाँ पर फैसला सुनाया गया था इस केस के अगेंस्ट। इस केस में जो भी सजा सुनाई गई थी वही गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। Consequently, the orders of remission dated August 10, 2022 passed in favor of 11 convicts were declared illegal. So जो भी रेमिशन का ऑर्डर दिया गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट उसको इलीगल घोषित करती है। दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ और क्वेश्चन करती है इस ऑर्डर को। इन व्यू ऑफ सेक्शन 432(7) read with section 432(1) and 2 of the CRPC, we hold that government of state of Gujarat had no jurisdiction to entertain the prayers seeking remission of respondent number 3 to 13, that is 11 convicts. So गुजरात गवर्नमेंट की कोई जुरिडिक्शन है ही नहीं कि वो इनकी प्रेयर्स को एंटरटेन करे। अगर ये इनके पास आई भी थे तो गुजरात गवर्नमेंट की इसमें कोई पावर नहीं थी, कोई जुडिक्शन नहीं थी कि उस पर फैसला सुनाए उनको रेमिट करने में। सो ये क्लियरली मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। मूविंग अहेड विद द फोर्थ क्वेश्चन, वेदर द रेमिशन ऑर्डर पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। क्या कानूनी तौर पर सही था जो भी उन्होंने फैसला सुनाया गुजरात गवर्नमेंट में? नो, द कोर्ट रूल्ड दिस इज बिकॉज ऑफ 4 रीजन। 4 रीजन दिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जो स्टेट गवर्नमेंट थी और जो उन्होंने फैसला सुनाया रेमिशन का, दैट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। द गुजरात गवर्नमेंट हैड usurped द पावर्स ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र since later was the only state which could have considered the application seeking remission, the court said. अब कोर्ट का कहना है, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कशन भी किया, कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी अगर उस पर फैसला सुनाना भी था रेमिशन का। गुजरात गवर्नमेंट तो कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है फैसला देने के लिए, उनकी जुडिक्शन में था ही नहीं ये केस। सो ये पहला रीजन हुआ कि ये कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ हुआ है जो फैसला दिया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। July 9, 1992 policy of remission of the Gujarat government, which was used to pass the remission order, did not in fact apply to the case of the 11 convicts. अब कोर्ट ने कहा कि जिस पॉलिसी के तहत इनको रेमिशन दिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज जुलाई 9, 1992 पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने 15 साल का सजा काट लिया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, इस केस में अगर उसका गुड बिहेवियर देखते हुए उसको 15 साल के बाद रिहा कर दिया जाएगा अगर उसका बिहेवियर वगैरह सब सही रहा और भी अदर चीज़ों को कंसिडर करते हुए। सो लेकिन 2013 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था एंड जो है अभी रेमिशन मिला है इनको लास्ट ईयर। सो कैसे आपने रेमिशन दिया यूजिंग जुलाई 9, 1992 पॉलिसी, ये भी अगेंस्ट है, अगेंस्ट द लॉ है। सो द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडिंग जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट मुंबई और द कोर्ट बिफोर विच द कन्विक्शन ऑफ द 11 कन्विक्ट्स हैपेंड वाज रेंडर्ड इनफेक्टिव बाय द गुजरात गवर्नमेंट। सो अगर आपने गुजरात गवर्नमेंट ने जो स्पेशल कोर्ट मुंबई में था उनके प्रेसिडिंग जज से अगर आपने ओपिनियन ले भी ली, मान लो पहली बात तो आपकी जुडिक्शन में ही नहीं है तो वो तो इनफेक्टिव होगी कंप्लीटली। अगर आपने उनसे ले भी ली राय उनकी, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कशन किया कि एक जज की वो सलाह लेना, राय लेना बहुत जरूरी है ऐसे केस में अगर आप रेमिट करते हो किसी की पनिशमेंट को। लेकिन आप तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो ही नहीं उसके लिए, ये भी अगेंस्ट द लॉ हो गया। द जज ऑफ स्पेशल CBI कोर्ट हैड गिवन अ नेगेटिव रिपोर्ट ऑन जनवरी 3, 2020। सो अब हुआ क्या, एक जो कन्विक्ट थे राधेश्याम वो जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट के पास और कहते हैं कि भाई हमको 15 साल हो गए, आप हमारी इसको रेमिट कर दो। तो गुजरात जो हाई कोर्ट होते हैं वो कहते हैं कि
गुजरात गवर्नमेंट तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है नहीं इसको आपकी पनिशमेंट को रिमिट करने के लिए, आपको जाना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। तो जब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज हैं उनसे जब राय लेती है इसके रिगार्डिंग, तो वो नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, दैट इज अगेंस्ट देते हैं और कहते हैं कि नहीं इनको रिहा नहीं करना चाहिए, इनको अपनी पनिशमेंट काटनी होगी। ठीक, सो वहाँ से भी नेगेटिव रिपोर्ट इन लोगों को मिली थी। और ये बात इन्होंने जब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो राधेश्याम शाह पहुंचे, ये सब फैक्ट्स छुपा लिए कि हम पहले गुजरात हाई कोर्ट के पास भी गए थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी गए थे, उन्होंने हमें जो है हमारी पनिशमेंट रिमिट नहीं की। एंड ये सब फैक्ट्स छुपा के सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश ले लेते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इसमें वो करने के लिए, रिमिट करने के लिए पनिशमेंट को। तो ये फैक्ट्स छुपा के जो भी गया ये भी कम्प्लीटली इलीगल है। While considering the application for remission, jail advisory committee, Dahod, Gujarat, and other authorities had lost sight of the fact that the convicts hadn't paid the fine ordered by Special Court Mumbai yet. So जब इनको रेमिशन दिया जा रहा था तो जो जेल एडवाइजरी कमेटी थी और अदर जितनी भी अथॉरिटीज थी उन्होंने ये तक नहीं देखा कि स्पेशल कोर्ट मुंबई ने इनको एक फाइन पे करने के लिए बोला था जो इन्होंने आज तक पे ही नहीं किया है। तो जब इन्होंने वो पे ही नहीं किया तो आप किस तरीके से इनको रेमिशन दे दिया, ये भी अगेंस्ट द लॉ है। द बेंच क्रिटिसाइज द गुजरात गवर्नमेंट फॉर नॉट फाइलिंग अ रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट जस्टिस रस्तोगी बेंच ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी लास्ट उसमें कि ये सुप्रीम कोर्ट गए, राधेश्याम जो शाह है कि हमको रेमिशन दे दिया जाए, हम 15 साल जेल काट चुके हैं। तो इसमें इन्होंने एक ऑर्डर पारित करा लिया, ये सब चीज़ छुपा के कि हम पहले गुजरात हाई कोर्ट भी चले गए, महाराष्ट्र में भी चले गए, सबने हमें मना कर दिया। ये सब छुपा के इन्होंने जस्टिस रस्तोगी बेंच से एक ऑर्डर पास करा लिया कि गुजरात गवर्नमेंट ही इसमें अब फैसला देगी आपके रेमिशन में। सो ये फैसला लेकर के राधेश्याम पहुँच गए गुजरात गवर्नमेंट के पास। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब अगर उनको लगा भी था कि जब पहले ही वो लोग मना कर चुके थे जो हाई कोर्ट थे गुजरात के, एंड गुजरात गवर्नमेंट को पहले से पता था कि वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी ही नहीं, तो उन्होंने इनको रेमिशन दिया क्यों? और अगर उनको लग भी रहा था कोई मतलब कोई ऐसे शक था भी किसी बात का कि इस ऑर्डर को लेकर के, तो हमसे रिव्यू करा लेते, हमसे पूछ लेते आकर के कि यार इस कि सुप्रीम कोर्ट आपने ये ऑर्डर जो पारित किया है इसका यही मतलब है या कुछ और मतलब है। सो वो क्रिटिसाइज करती है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई गुजरात गवर्नमेंट को लेकर के भी। Had the Gujarat government filed an application seeking review of the said order and impressed upon this court that it was not the appropriate government, but the Maharashtra government was the appropriate government, ensuing litigation would not have arisen order. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर गुजरात गवर्नमेंट हमारे पास एक एप्लीकेशन डाल के हमारा जो रिव्यू मांग लेते हैं आप ऑर्डर का, तो जब जो भी कुछ हुआ ये होता ही ना, और जब उनको पता ही था कि वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, तो उन्होंने फैसला सुनाया है क्यों? सो द गुजरात गवर्नमेंट हियरिन has usurped the power of Maharashtra government and has passed the impunged order of remission. अब जो भी ये ऑर्डर पास किया उन्होंने वो कंप्लीटली गलत है, अनलॉफुल है, अगेंस्ट द लॉ है, इसलिए उसको इलीगल करके क्वेश्चन करता है सुप्रीम कोर्ट ने। It added that this is a classic case where an order of this court has been used for violating the rule of law. जैसे कि मैंने आपको बताया राधेश्याम ने सारे फैक्ट छुपा लिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पारित कराया और गुजरात गवर्नमेंट के पास लेके जाके पहुंच गए और पहुंच के वहां से अपना रेमिशन करा लिया। सो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये तो क्लासिक केस है जहां पे कोर्ट का ही ऑर्डर यूज करके को यूज किया और रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर दिया। तो द ऑर्डर्स ऑफ रेमिशन आर हेंस क्वेश्चन ऑन दिस ग्राउंड आल्सो। सो गलत तरीके से ऑर्डर का यूज करके अपना रेमिशन करा लिया फैक्ट्स को छुपा करके, इसके तहत भी ये ऑर्डर्स को बिल्कुल हम क्वेश्चन करते हैं और अगेंस्ट द लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया उस फैसले को। Moving ahead with question number 5. After the remission has been quashed, should the convicts be sent to prison or given the benefits of liberty? अब जितने भी कन्विक्ट्स थे जब फैसला आया 8 जैन को, वो सब गुहार लगाने लगे सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी लिबर्टी को बनाए रखिए, हम 1 साल से बाहर हैं, प्लीज़ हमको बाहर रहने देना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल कि दिस वाज अ डेलिकेट क्वेश्चन एंड इट हैड गिवन इट्स एंशियस थॉट। द कोर्ट सेड दैट इट हैड अटेम्प्टेड टू बैलेंस द प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ अगेंस्ट एन इंडिविजुअल लिबर्टी, कि हमारे लिए रूल ऑफ लॉ सबसे मुख्य है, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी से ज़्यादा मुख्य भी रूल ऑफ लॉ है। अगर उसका ब्रीच कहीं भी होता है सुप्रीम कोर्ट हमेशा खड़ा रहेगा और आपको जेल जाना ही होगा। The court directed the convicts to report to the concerned jail authorities within 2 weeks from the date of the ruling. 8 जनवरी को जो है रूलिंग आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अपनी रूलिंग में कि आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर जेल अथॉरिटीज के सामने रिपोर्ट करना है। Okay, the bench rejected the argument of the convicts and held breach of the rule of law amounts to negation of equality under Article 14 of the Constitution. This would result in dangerous state of affairs in our democratic policy, the bench observed. The court must be a beacon in upholding the rule of law, failing which would give rise to the impression that the court is not serious about the rule of law. तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो भी ये ब्रीच हुआ है रूल ऑफ लॉ का, हम अगर आपको रिहा कर भी दे, सो ये तो एक एग्जांपल बनकर रह जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट सीरियसली लेता ही नहीं है रूल ऑफ लॉ को, एंड आप सेलेक्टिव केसेस में कुछ जजमेंट आएगी, सेलेक्टिव किसी और केस में कुछ और आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे लिए रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है और सब हमारे लिए इक्वल है, तो अब आपको जेल जाना ही होगा।
It opined that in the event convicts are inclined to seek remission in accordance with the law, they have to be in prison as this seek the bench thus directed them to report to jail. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि आप बाहर रह के तो रेमिशन ले नहीं सकते अब, कि आप बाहर से ही अब याचिका दाखिल करते रहो या गवर्नमेंट के पास पहुंच जाओ, मास्ट गवर्नमेंट के पास कि हमको फ्री कर दो, नहीं, जेल तो आपको पहले जाना ही होगा। जेल जाने के बाद आप उसके बाद ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। यू कैन मूव टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यू कैन रिक्वेस्ट देम कि उनकी पनिशमेंट को रेमिट कर दिया जाए, उनको फ्री कर दिया जाए, लेकिन बाहर रह के ये नहीं हो सकता। तो दीज आर द 5 बेसिक क्वेश्चंस विच सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिडर्ड एंड आंसर्ड देम वेरी क्लियरली अपने जजमेंट में। ये पूरे केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे सुप्रीम कोर्ट ने 1 by 1 एक करके डिस्कशन किया और उनके आंसर क्लियरली मेंशन किए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ।